Good morning, 10th class. In another section of biology, chapter 15, our environment. Our next topic is energy flow. Energy is accumulated by the primary producers and is transferred through food chain to different trophic levels. This phenomena is called as energy flow. In our previous section, we have understood about the trophic levels and food chain. फूड चेन में जैसे हमने समझा था कि एक जो प्रोड्यूसर है उसको कंज्यूमर्स कंज्यूम करता है, एज ए फूड इनटेक करता है, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स यहाँ पर बन जाते हैं. इनको हमने फूड चेन के जो डिफरेंट लेवल्स थे उनको हमने ट्रॉफिक लेवल्स कहा था. इस ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम द वन लेवल टू द अनदर. सो ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है उसी को हम कहते हैं एनर्जी फ्लो. ये एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के थ्रू और देन ट्रांसफ़र हो रही है फूड चेन के थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में. तो ये हमारा है एनर्जी फ्लो. इट इज़ यूनिडायरेक्शनल एंड देयर इज़ नो रिसाइकलिंग टू प्रीवियस लेवल. यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से प्रीवियस लेवल पर वापस नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब एनर्जी जा रही है तो वापस जो है एनर्जी प्रीवियस सिस्टम पे नहीं आती है. यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है और प्रोड्यूसर्स जो एनर्जी को प्रोडक्शन कर रहे हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट बैक प्रोड्यूसर्स के लिए बैक वो एनर्जी नहीं होती. The green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of energy of sunlight. They convert it into food energy. As you know, process of photosynthesis, sunlight के through जो energy producers consume करते हैं उसका percentage होगा only 1%. 1% they capture the energy of sunlight actually. जितनी भी सनलाइट अर्थ पर आ रही है उसकी 1% एनर्जी प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं. फिर ये कन्वर्ट कर रहे हैं इसको फूड एनर्जी में. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सनलाइट से 1% यूज़ करने के बाद सनलाइट को 1% यूज़ करने के बाद प्रोड्यूसर्स एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं हर्बीवोरस में और उसके बाद देन कार्निवोरस में और उसके बाद टॉप कार्निवोरस. The green plants are eaten by primary consumers. Due to this, a major amount of energy is lost as heat. तो यहाँ पर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, तो ये मोस्ट ऑफ द एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए. Some amount goes into digestion and in doing work and rest goes towards growth and the reproduction. Obviously जो एनर्जी है उसको हर लेवल पर कंज्यूम किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है. फॉर डाइजेशन पर्पस से कर सकते हैं या अपने कोई वर्क हो सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ग्रोथ हो सकती है या रिप्रोडक्शन हो सकता है. अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ फूड ईटन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज टर्न बैक इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स. यानी जितनी एनर्जी एक लेवल से दूसरी लेवल तक जा रही है उसका ओनली 10% कंज्यूम होता है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट नेक्स्ट लेवल के लिए चला जाता है. दिस इज नोन एज द 10% लॉ. लिंडरमैन एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1942 में ये लॉ दिया था, इस लॉ को हम 10% लॉ भी कहते हैं. Therefore, 10% can be taken as average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches to the next trophic level. Since only a little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is very large. So, little usable energy is left after 4 trophic levels. As you can see in this diagram, यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है. सपोज एक जो प्रोड्यूसर्स हैं या ऑटोट्रॉफ्स हम कह सकते हैं, 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी उन्होंने कंज्यूम की या प्रोडक्शन किया सनलाइट के थ्रू. इसके बाद ये इसका 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए चला गया, 1,000 किलो कैलोरी. उसका 10% हम फिर निकाल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए चला जाएगा. आफ्टर दैट 10% एनर्जी विल गो टू द टर्शरी कंज्यूमर्स.
So from this diagram, it is clear that flow of energy is unidirectional. The energy that is captured by autotrophs does not revert back to the solar input. Also, the energy which passes to the herbivorous does not come back to the autotrophs. You can see here, energy is going in unidirectional method. It will not come back to the producers. Our next topic, human impact on the natural environment. As you know, humans are an integral part of the environment. Any change in environment also affect us. Various human activities pollute the environment in various ways and pose serious environmental threats. For example, depletion of ozone layer, waste accumulation. So we will take up important impact on depletion of ozone layer. First of all, we have to understood that what is how is ozone formed. Formation of ozone in atmosphere. Ozone at higher levels of atmosphere is a product of UV radiations acting on oxygen molecule. The high energy UV radiation splits apart some molecular oxygen into free oxygen atoms. These atoms are very reactive and combine with the molecular oxygen to form ozone. As you can see in this reaction, this is oxygen molecule. This is oxygen molecule. And high energy UV radiations split this oxygen molecule into some molecular oxygen into free oxygen atoms. These are the free oxygen atoms. And these atoms will combine with the molecular oxygen because this is very reactive. This free molecule is very reactive and this will combine to the molecular oxygen and it will form the ozone, O3. And this was all about the formation of ozone in atmosphere. Next slide. Ozone layer and its importance. What is the importance of ozone layer and where is the ozone layer found? The ozone layer is found in the stratosphere. The layer of atmosphere in which most of the atmosphere's ozone is concentrated is called ozone layer. It shields the surface of the earth from harmful ultraviolet radiations of the sun. You can see here, जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ रही हैं अर्थ को उससे शील्ड दे रही है, उससे प्रोटेक्ट करती है ये ओजोन लेयर. These radiations are highly damaging to organisms. They can cause skin cancer in human beings, damage eyes, decrease crop yield, disturb global rainfall, etc. So the ozone layer is important because it protects life on the earth by absorbing harmful UV radiations from the sun. सन से जो यूवी रेडिएशंस आ रही हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में सिचुएटेड है उससे उसको यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक नहीं आने देती. तो हम इनकी यूवी रेडिएशंस से बचे रहते हैं. और ये जो यूवी रेडिएशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं ये बहुत डैमेजिंग है जो कि स्किन कैंसर तक कॉज कर सकती हैं. नेक्स्ट स्लाइड. Depletion of ozone layer. Ozone is a molecule formed by 3 atoms of ozone. Obviously, as we saw in our previous slide, O3 is a molecule formed by 3 atoms of oxygen and is a deadly poison. It is found in the stratosphere, that is 20 to 30 kilometers above Earth. Due to environmental pollution, ozone layer has begun to deplete in 1980s. This was mainly due to increasing use synthetic chemicals like chlorofluorocarbons. These are used in refrigerants as coolant and in fire extinguisher. As you can see here in this diagram, solar radiations come to the ozone layer, but this ozone layer protects Earth by these radiations. But due to the harmful gases like chlorofluorocarbon, these gases
deplete the ozone layer, and after that these UV rays can come to the earth. CFCs are very stable. They are found to persist in the atmosphere. Being stable, they do not degrade easily and rise high up in the atmosphere. In the atmosphere, UV radiations break down CFCs molecules and release chlorine atom. ये CFCs मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बहुत स्टेबल होने की वजह से ईजिली डिग्रेडेबल नहीं हैं. सो यहाँ से रिलीज होती हैं क्लोरीन एटम्स और ये क्लोरीन एटम्स ब्रेक डाउन करती हैं ओजोन का. These atoms on reacting with ozone dissociates ozone molecule into oxygen. जब ये CFCs इस पे एक्ट करती हैं ओजोन पर तो वापस ये डिसोसिएट्स हो जाते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं ऑक्सीजन में, as you can see in your previous slide. Thus, decreasing amount of ozone results in the depletion of ozone layer. This is example of ozone layer depletion can be observed in Antarctica. First इसको देखा गया था. तो ये डिप्लीशन जो ओजोन का है इसके वजह से यूवी जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो अर्थ तक पहुंच पा रही हैं. नेक्स्ट स्लाइड. मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. द हाउसहोल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज. मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल. हमारा गार्बेज बनता है हमारी फैक्ट्रीज से निकलने वाला हाउस होल्ड वेस्ट हो सकता है उसमें, या फैक्ट्रीज का निकलने वाला वेस्ट, वो हमारा गार्बेज हो सकता है. इसको डिस्पोजल करने के लिए जो मेथड्स हैं वो उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जिसके थ्रू हम इन गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट इज़ रीसाइक्लिंग. It is processing of waste material to form new products. Materials like tin, cans, papers, glass, we can recycle these items. Second is compositing. कुछ biodegradable domestic wastes होते हैं like fruit and vegetables के peels या left over food होता है या फिर कुछ waste product होते हैं plants के, उनको हम पिट में या ग्राउंड में एक पिट बनाकर, गड्ढा बनाकर उसमें दबा सकते हैं. तो दे आर कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट एंड यूज्ड एज ए मैन्यूर. थर्ड मेथड हमारा हो सकता है सीवेज ट्रीटमेंट एंड इट इज़ कैरीड ओवर द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. STPs होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जहाँ पर जो सीवेज है हमारा उसको फिल्टर किया जाता है और कुछ फर्मेंटेशन की प्रोसेसेस वहाँ पर हैं या सेटल डाउन किया जाता है पहले, फिर डिकम्पोज किया जाता है लार्ज टैंक्स में और उसके बाद उसको क्लीन कर लिया जाता है और बाद में उसको रिलीज़ कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में. तो ये सीवेज ट्रीटमेंट होता है. बायोगैस प्रोडक्शन, इसमें सीवेज जो है उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है और एनएरोबिकली मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कुछ माइक्रोब्स वर्क करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं बायोगैस में और मैन्योर में. तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम वेस्ट अपना डिस्पोज कर सकते हैं. लास्ट हमारा जो टॉपिक है हमारी बुक में, यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स इन ट्रेन्स. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, कुछ साल पहले ऐसा होता था कि जो ग्लासेस होते थे वो रीयूजेबल होते थे, लाइक ग्लास के, कांच के होते थे, तो उसको रीयूजेबल कर लिया जाता था. बट हाइजीन के पर्पस से जो ग्लासेस थे वो रीयूज़ करना पॉसिबल नहीं था. उसको रिप्लेस कर दिया गया डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स के थ्रू. ये जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स थे ये बहुत टाइम तक डेली बेसिस पे जब यूज़ किया गया तो बहुत ज़्यादा डिस्पोज करने के लिए, जैसे प्लास्टिक डिस्पोज नहीं हो पाता तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ये मिलने लगे और डिस्पोज नहीं होने की वजह से, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल थे तो कम्प्लीटली डिस्पोज नहीं हो पाते थे. तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी एनवायरनमेंट के लिए क्योंकि ये पॉल्यूशन क्रिएट करते थे. तो रेलवे ने उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला कि कुल्हड़्स उन्होंने स्टार्ट किए. डिस्पोजेबल कप्स हैं लेकिन ये क्ले के बने होते हैं, मिट्टी के.
लेकिन इनका जो प्रोडक्शन था कप्स का, वो ऑब्वियसली जब सॉइल से था, मिट्टी से था, तो जो टॉप फर्टाइल सॉइल जो होती है वो लार्ज स्केल पे जो उसका हमने उसमें से लिया तो वो लार्ज स्केल पे डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए एक और रेलवे ने एक और उसका सोल्यूशन निकाला कि डिस्पोजेबल पेपर कप्स को यूज़ करने लगे, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, ईजिली यूज़ हो जाते हैं और फुल्ली डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएंगे, कंप्लीटली डिस्पोज्ड हो जाएंगे और बिना किसी एनवायरनमेंट के हार्म पहुंचाए। तो उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ट्रेन्स में ये डिस्पोजेबल पेपर कप्स अवेलेबल होने लगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है आवर एनवायरनमेंट चैप्टर। नेक्स्ट हम इसके बाद एक और चैप्टर आपका सिलेबस में रहता है, वो हम लेंगे। नोट्स मैं आपको सेंड करती हूँ ग्रुप में, उसको आप कंप्लीट कर लें अपनी कॉपी में, पीडीएफ बनाकर आप मुझे सेंड कर दें। मैं आपके नोट्स को चेक कर दूँगी, प्लस आपका जो अटेंडेंस मार्क होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ वॉचिंग द वीडियो है। तो आप वीडियो को वॉच करें, कमेंट सेक्शन में अपना नेम और सेक्शन दे दें ताकि हम उसमें अटेंडेंस मार्क कर पाएँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर योरसेल्फ।